हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि क्या ये फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो उनके टेस्ट कराने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ क्या कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आज के टाइम की बात करें तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है ना, तो उसमें सिर्फ फीमेल का ही रोल नहीं होता, उसमें मेल का भी रोल होता है। और आज के टाइम में तो स्पेशली ऐसा है। अगर पुराने टाइम की बात करें तो ये जो रेशियो था ये 10% था, फिर बढ़ के 20% हो गया। आज के टाइम में दोनों मेल और फीमेल 50-50% रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। या फिर अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो इसमें सिर्फ ध्यान फीमेल की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो मेल है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। तो येस, आई थिंक आप समझ गए होंगे वीडियो से। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेल से रिलेटेड। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस फीमेल्स पर बनाए हैं, काफ़ी सारे नहीं, सारे ही वीडियोस मेरे फीमेल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये आज की वीडियो मेल से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेल इनफर्टिलिटी की, कि अगर मेल को प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो अपनी इनफर्टिलिटी को कम कर सकें, और जैसे कि एक फीमेल है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी कर सके। तो जैसे अगर फीमेल इनफर्टिलिटी की बात आती है तो फीमेल्स के एग्स की क्वालिटी को ज़्यादा देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, ओव्यूलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म्स देखे जाते हैं कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, उनका काउंट कैसा है, मोटिलिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी। तो स्पर्म को देखा जाता है कि वो ठीक हैं या उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेल के स्पर्म होते हैं आखिर किन कारणों की वजह से इनका काउंट लो हो जाता है या इनकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। आखिर वो कौन से रीज़न होते हैं, जब वो रीज़न हमें पता चलेंगे उसी के बाद हम उनका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला मेन कॉज हो जाता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए जेनेटिक कॉज। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है इनफर्टिलिटी की, या स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी कंटिन्यू हो। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसा, मतलब वही है, इलाज तो सभी करवाते हैं लेकिन ऐसे इफेक्टिव इतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉज आपका जेनेटिक हो जाता है। सेकंड कॉज हो जाता है आपका ट्रॉमा, कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी आपकी जो प्राइवेट पार्ट है, जो टेस्टिकुलर एरिया है वहाँ पर हो गई है, उसकी वजह से आप इनफर्टाइल हो गए हैं, तो वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। उसके लिए आपका अलग ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें भी आपका जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। सारा जो ट्रीटमेंट है वो आपका दवाइयों से चलता है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अलग कैटेगरी में जाती हैं। नेक्स्ट हो जाता है बैड लाइफस्टाइल। अब ये वाला जो पॉइंट है बैड लाइफस्टाइल, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ये आपकी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। बैड लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, सबसे पहले जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन पे काफ़ी टाइम से रिसर्चेस हुई हैं, तो उनमें अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं लेते हैं और जो लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, दोनों के अगर स्पर्म्स की अगर टेस्ट किया जाए तो जो लोग नॉन स्मोकर्स होते हैं उनका स्पर्म काउंट अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो ये रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये एक मेन फैक्टर माना जाता है। सेकेंड हो जाता है स्ट्रेस। अगर आजकल की लाइफ वैसे भी बहुत भागदौड़ वाली है, सभी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन यस, आपको अगर लग रहा है कि पहले से आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपको उस स्ट्रेस को लो करना है। तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। अपना एक टाइम टेबल बनाना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, सारे काम टाइम से करने हैं। तो इस तरह से भी आप काफ़ी हद तक अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ओबेसिटी। अगर आप ओबीज हैं, आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, जिससे कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस पर इफेक्ट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको अपना वेट भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हो जाता है, इसको मैं बैड लाइफस्टाइल नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों का काम ऐसा हो जाता है, बहुत गर्म एरिया में काम करते हैं, जैसे कि फर्नेसेस में काम करने वाले लोग होते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं ना, वो आपके शरीर के अंदर नहीं होते, शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि उनके लिए कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऐसे में एक हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो वो भी आपके स्पर्म्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को आपको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे उस एरिया से आपको अलग जाके काम करना है, वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कुछ 3 से 4 रीजंस ऐसे बताए कि जो एक मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
तो अब इनको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है डाइट का। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने हैं, जंक फूड आपको अवॉइड करना है, स्मोकिंग और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो भी आपको छोड़ना है, कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं तो वो भी क्विट करना है। एंड अब मेन पॉइंट्स पर आती हूँ मैं। अगर डाइट की बात की जाए, इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए जिंक का बहुत रोल होता है। जो जिंक होता है वो आपके स्पर्म्स के काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। तो जिंक आपके डाइट में होना चाहिए। तो ये जिंक आप कैसे ले सकते हैं? जैसे कि फ्रूट्स होते हैं आपके, पोमग्रेनेट है, बनाना है, ब्लैकबेरीज है, इनमें अच्छे अमाउंट में जिंक होता है तो आप इनको कंज्यूम कीजिए। वेजिटेबल्स की अगर बात करें, आपका ग्रीन पीस, स्पिनच एंड लेंटिल स्प्राउट्स, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। मशरूम ले सकते हैं, इनमें अच्छे अमाउंट में जिंक होता है। एंड अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें डाइट में, तो उसमें आपका कैश्यू है एंड पंपकिन सीड है। तो ये वाले जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं जिंक के लिए। तो मतलब इस तरह की जो डाइट है आपको अपने खाने में लेनी है जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाए। एक हेल्दी डाइट रखनी है, कोई आपको जंक फूड उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। डाइट के साथ साथ कुछ हर्बल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके स्पर्म के काउंट, मोटिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से एक कैप्सूल आया हुआ है मार्केट में, मेंश्योर नाम से है, तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेंश्योर कैप्सूल्स। तो जैसे इस पर लिखा हुआ है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट और प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने हुए मेडिकली प्रूवन है, जो कि स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है। और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें हर्ब्स यूज़ हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है गोंद, धाग, गोंद कीकर, शतावर, अश्वगंधा, आंवला, गोखरा, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, सफ़ेद मूसली, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत भी आयुर्वेदा को जानते हैं ना, तो आई थिंक उन्होंने इन सब के नाम सुने होंगे। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको बाय करने के सोच रहे हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कैप्सूल्स हैं ना, इनको कंज्यूम करने से पहले अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या आपको और कोई बीमारी है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। उनके कंसल्टेशन के बाद ही आप इनको कंज्यूम करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एक्सरसाइज। आपको दिन में 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें भी नहीं करनी तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ब्रिस्क वॉकिंग को पहले थोड़ा कम स्पीड से चलिए, फिर थोड़ा और ज़्यादा चलिए, इस तरह से अपने राउंड्स बना लीजिए और 30 मिनट निकालिए अपनी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपकी इनफर्टिलिटी को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। लोगों को ये लगता है कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक नॉर्मल इंसान को भी अपने लिए दिन में आधा घंटा ज़रूर निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही था इस वीडियो में। मेन फोकस आपको, अगर आपको इनफर्टिलिटी को कम करना है तो आपको डाइट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। डाइट बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।